कहा गया है, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ मेहमान केवल औपचारिकता नहीं होते, बल्कि वे हमारी संस्कृति, ज्ञान और प्रेरणा के दूत माने जाते हैं। आज का यह अक्षर अभिनंदन समारोह उन्हीं की गरिमामयी उपस्थिति से सुसज्जित है। सम्मान से ही सजती है संस्कृति की पहचान, सम्मान से ही सजती है संस्कृति की पहचान। अतिथि का आदर ही है भारत की शान। तो आइए अब इस पावन अवसर पर हम अपने मंचासीन अतिथियों का सम्मान सौर ओढ़ाकर करेंगे। इसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक दिलीप सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया पधारें और हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एक एक कर सम्मान करें। श्री विक्रम नारायण सिंह को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और मंच की शोभा बनाएं। दो शब्द यह भी कह लूं कि आज मंगल के दिन मां सूखे हो सूखे, अच्छा ही लगेगा। और अपने अतिथि और मेहमान के स्वागत में चादरपोशी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं श्री दिनेश चंद्र द्विवेदी जी को, जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र सिन्हा जी को शॉल भेंट करेंगे। श्री दिनेश चंद्र द्विवेदी जी मंच पर आकर हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजेंद्र सिन्हा जी को शॉल भेंट करेंगे। सब कुछ अपने शुभ के लिए, एक रचना के बहाने आज की घड़ी प्रतीक्षारत थी। हमारे अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिन्हा जी सम्मानित हो रहे हैं, आप देखकर गौरवान्वित होइए। दूसरे नंबर पर डॉक्टर पूनम सिन्हा जी, देवव्रत अकेला जी जो मंच पर आसीन हैं, गौरव की बात है। उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं श्री आग्नेय कुमार। डॉक्टर देवव्रत अकेला जी, अकेला सिर्फ ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ में अपने को अकेला ही रखे हुए हैं। बड़े ही गौरव की बात है, हर भाषा के विद्वान के रूप में डॉक्टर देवव्रत अकेला हमारे मंच पर सम्मानित हो रहे हैं। जिन्हें सम्मानित करने के लिए उपस्थित है मंच पर श्री आग्नेय कुमार। ताली से हम अपने मनोबल को ऊंचा करें। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी सम्मानित होने जा रहे हैं मंच पर आज की शुभ घड़ी में। जिन्हें सम्मानित करने के लिए जाएंगे श्री जय किशोर सिंह। श्री जय किशोर सिंह जी अपने बढ़ते कदम से मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज की शुभ घड़ी में डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी को सम्मानित करेंगे, शॉल भेंट करेंगे। होने जा रहे हैं हमारे वैसे विशिष्ट अतिथि जिनसे सब कुछ सीखने का मौका मिला है, डॉक्टर संजय पंकज जी। डॉक्टर संजय पंकज जी को सम्मानित करने के लिए मंच पर श्री रामचंद्र त्रिवेदी, श्री रामरंजन त्रिवेदी जी, श्री रामरंजन त्रिवेदी जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर संजय पंकज जी को सम्मानित करने जाते हैं।
रचना के विमोचन में कई रचनाकारों के बीच एक ऐसी विशिष्ट रचनाकार सम्मानित हो रहे हैं जिनको पाकर हमारी यह धरती धन्य धन्य होती रही है। वैसे डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह जी को सम्मानित करने के लिए हमारे सुरेश वर्मा जी मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, आज इस रचना के विमोचन के क्रम में इस मंच से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है श्री सुरेश वर्मा जी के द्वारा। मंच पर मैं स्वागत करता हूँ विद्वान हिंदी की आजाद डॉक्टर पूनम सिन्हा का इस कार्यक्रम में और इस मंच पर डॉक्टर पूनम सिन्हा। डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह सम्मानित हो रहे हैं मंच पर, जहां श्री सुरेश वर्मा जी उन्हें सम्मानित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं श्रीमती नीलम कुमारी जी, ज्ञान भारती प्राचार्य, जो डॉक्टर पूनम सिन्हा जी को सम्मानित करेंगी। मंच पर उपस्थित होकर डॉक्टर पूनम सिन्हा जी को आदर सहित सम्मान में स्वागत भेंट करें। आते हुए मैं राहुल कुमार जी को सम्मानित करने के लिए राम बाबू सिंह जी को बुला रहा हूँ। राम बाबू सिंह मंच पर उपस्थित होकर राहुल कुमार जी को सम्मानित करेंगे। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुभद्रा ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए डॉक्टर आशा कुमारी मंच पर आ रही हैं। बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण स्थिति है। रचनाकार की प्रेरणा के रूप में डॉक्टर आशा कुमारी उपस्थित रही हैं। हर कदम कदम पर मिलकर चलने का एक जज्बा रहा है और वे आज मंच से सम्मानित करने जा रही हैं सुभद्रा ठाकुर जी को। सम्मान का कार्यक्रम पूरा हुआ और आज के रामभद्र जी को, यद्यपि वे जहां हम सब विफल हैं वहां वे पूरी सफलता के साथ संचालित कर रहे हैं और वो भी रहे हैं। ऐसे डॉक्टर रामभद्र जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और आमंत्रित करता हूं अपने बीच उपस्थित डॉक्टर सिंह नारायण जी को कि आप आए और इनका सम्मान करें, इनका अभिनंदन करें। और जिनकी कीर्ति का लोकार्पण हो रहा है, सुनिए
जिनकी कृति का लोकार्पण हो रहा है, ऐसे कीर्तिकार श्री विमल कुमार परिमल जी का स्वागत मंचासीन समस्त अतिथियों की ओर से, इस क्षेत्र जनपद की ओर से, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर की ओर से भी आज का यह अक्षर अभिनंदन उत्सव धार्मिक समारोह संयुक्त तत्वावधान में, यद्यपि सारी भूमिका आपकी है, रामभद्र जी की भूमिका है, आप सबकी महती भूमिका है, लेकिन हम लोग बाबा गरीबनाथ की नगरी से आते हैं तो विमल जी का सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शॉल के साथ हम लोग अभिनंदन करें, स्वागत करें, ताकि और कृतियां इनकी आती रहे और मानस चैतन्य का लगातार आगे बढ़ता रहे। और इनका मैं पवन कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि आप आए। हाँ, ये आदरणीय नीलम जी अपना आते हो बिना रात्रि के साथ सीता जी सुनिए एक बार नीलम जी के लिए करिए। अपन पोस्ट को बैठ कर सही जाएंगे। हाँ, आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिलीप जी, आप अपनी भूमिका में। कि पहले जो विमल कुमार परिमल की अनुपम कृति हमारे बीच आज उपस्थित है और वह शुभ घड़ी के लिए प्रतीक्षारत है, इसे आप लोकार्पण के रूप में सभी अतिथिगण मिलकर विमल कुमार परिमल के हाथ में देते हुए उस पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम आज का यह अक्षर अभिनंदन समारोह विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस अवसर पर विमोचित हो रही पुस्तक केवल अक्षरों का संकलन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन दर्शन का जीवंत प्रतिबिंब है। हम बात कर रहे हैं मानस में चरित्र और चेतना की, जिसे हमारे बीच में विद्वान, संवेदनशील लेखक और संस्कृति के संवाहक विमल कुमार परिमल जी ने रचा है। यह पुस्तक श्री रामचरितमानस के इंद्रधनुषी सौंदर्य को एक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। कुल 16 निबंधों के इस संग्रह में तुलसीदास कृत मानस के विभिन्न पात्रों और प्रसंगों पर गहन विवेचना की गई है। कहीं राम के मानवीय गुणों की व्याख्या है, तो कहीं जानकी के त्याग, मर्यादा और सहनशीलता का दर्शन, कहीं जामवंत के वचनों की प्रासंगिकता है, तो कहीं विभीषण जैसे पात्रों की नीति युक्ति। रामचरितमानस केवल धर्म ग्रंथ नहीं, यह भारतीय संस्कृति का आधार है और यही आधार मानस में चरित्र और चेतना की रचना में भी अस्पष्ट झलकता है। नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। न तो अहम राम वल्लभाम सीता के आदर्श चरित्र की महिमा को प्रस्तुत करता है। जामवंत के वचन सुहाए यह सिखाता है कि बुजुर्गों की बात सुनना और मानना जीवन के लिए कितना जरूरी है। मानस में अभिमान और स्वाभिमान यह बताता है कि अहंकार पतन का कारण है, जबकि स्वाभिमान जीवन की मर्यादा है। जो ना मित्र दुख को ही दुखारी, सच्चे मित्र और मित्रता की गरिमा पर आधारित है।
सीता सहनशीलता का सागर, नारी की महानता और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आज के समय में जब समाज मूल्य बोध से दूर होता जा रहा है, तब यह पुस्तक केवल साहित्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। राम, सीता, हनुमान, जामवन, विभीषण, ये सभी पात्र हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में धैर्य, सत्य, मर्यादा और प्यार ही सच्चा चरित्र और चेतना है। शब्द जब संस्कृति से जुड़ते हैं तो वे केवल पंक्तियां नहीं रहते। शब्द जब संस्कृति से जुड़ते हैं तो वे केवल पंक्तियां नहीं रहते, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाते हैं। मानस में चरित्र और चेतना ऐसी ही एक कृति है जो पाठक को बार बार पढ़ने और जीवन में उतारने को प्रेरित करती है। आगे आओ। तब चरित्र को आना चाहिए। एकाएक विमल बाबू की आदत रही है, खुद बड़ी बड़ी बातें समझ लेते हैं और बड़ा ढेरा बनाकर पटक देते हैं। हम लोग छोटा छोटा ढेरा खाने वाले आदमी, तोड़ तोड़ कर शब्दों को समझने वाले हम हैं। हम लोग समझ नहीं पाते बड़ी बातें। मैं आदरणीय वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि बड़ा ढेला जो पटका है विमल जी ने, बड़ी बात जो की है इन विद्वान लोगों की संगति में रहकर, सीख कर विकास भारती का की स्थापना रूनी सैदपुर में हुई। यहाँ से हम लोगों ने चलना सीखा, बड़े बड़े विद्वानों को साथ लेकर उंगली पकड़कर बोलना, चलना, सुनना सीखा। सुन भी नहीं पाता था ठीक से। आज बात यहाँ तक पहुंची कि बड़ा बम पटक दिया विमल बाबू ने। अब इस जिन अवयवों से इस बम का निर्माण हुआ है, उन अवयवों पर अगर चर्चा होती तो बड़ी कृपा होती वक्ताओं की। मैं विनीत आग्रह करना चाहता हूँ आने वाले वक्ताओं से कि उनकी पंक्तियों पर चर्चा न करें। उन्होंने लिखा नहीं पढ़े, वह तो हम पढ़ लेंगे, नहीं समझेंगे आपसे पूछ लेंगे। हमको समझाएं चरित्र, हमको समझाएं चरित्र, हमको समझाएं चेतना, हमको समझाएं दर्शन, हमको समझाएं ज्ञान, तब बात बनेगी और तब पुस्तक ज्यादा उपयोगी हम लोगों के लिए हो पाएगा। लेकिन वहां की विशेषताओं को भी उजागर किया है लेखक ने, इसलिए लेखक को धन्यवाद। लेकिन मेरे जैसा अबुध पाठक जब बुद्धि और विवेक का अंतर नहीं समझ पाता है, जब पढ़ता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस के लोक उजागर, विद्या का सागर नहीं कहा गया हनुमान को, ज्ञान का सागर कहा गया। लेखक की जिम्मेदारी बनती है कि अगली रचना जो इनकी आए शीघ्र ही आए और उसमें इन शंकाओं का विवेचन हो। बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, हम तो वही नहीं समझ पाते। बुद्धि की बात कर रहे थे सर हमारे भूपेंद्र बाबू, विवेक की बात कर रहे थे कि बुद्धि और विवेक, मेरी समझ में यह बात ही नहीं आती है कि बुद्धि कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ से विवेक प्रारंभ होता है और कहाँ विवेक है, कहाँ बुद्धि है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वे इस सभा के माध्यम से अगर स्पष्ट होती तो बड़ा अच्छा होता। ज्यादा हम लोगों का दृष्टिकोण और ज्यादा सुघर हो पाता रामचरितमानस के बारे में, राम के बारे में, या राम की जो प्रासंगिकता है, तुलसी की जो प्रासंगिकता है आज के युग में, वह और स्पष्ट हो पाती। हम भक्ति भाव में बढ़कर तो रामचरितमानस की पंक्तियों को, चौपाइयों को पढ़ लेते हैं, संस्कृत के श्लोकों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस गहराई तक विकास भारती संस्था शुरू से प्रयास करती रही है। विकास भारती संस्था ने अपनी चर्चाओं के द्वारा लेखक को यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए लेखक की ओर से मैं पहले संस्था को धन्यवाद देता हूँ, जिस संस्था ने यह सब कुछ यह दिन दिखलाया है हमें। तो रामचरितमानस के आधारियों पर हम चर्चा करते रहे हैं और उस चर्चा के दरमियान इन प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढते रहे। इससे पहले जो तुलसी जयंती थी हमारी, उसमें यही विषय था जिसमें अभी भूपेंद्र बाबू चर्चा कर रहे थे कि हरि समर्थे बिनु सत्कर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, यही विषय था हमारा। हरि समर्थे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए। अब यही जाके बुद्धि ठहर जाती है कि विद्या बिनु विवेक उपजाए। ज्ञान नहीं है, वहाँ विद्या है और विवेक है। मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्ता इन बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करें, जहाँ लेखक की लेखनी रुक गई है उससे आगे बढ़े हमारे विद्वान वक्ता। मैं आमंत्रित करता हूँ अपने गीत के साथ, अपने संगीतमय भाषा के साथ श्री राहुल कुमार जी।
तिगाव कुमार और सारस्वत सभागार में उपस्थित विद्वत समाज, विमल जी की यह नवीनतम कृति जो हमारे सामने है, हालांकि इसके सभी अध्यायों को पढ़ नहीं पाए, लेकिन प्रारंभिक 2-3 अध्याय पढ़ पाया हूँ और आशा है कि शीघ्र ही पूरी पुस्तक पढ़ पाऊं। उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्होंने उठाए। पहला कि तुलसी समन्वयवादी, और दूसरा कि तुलसी ने रावण के विरुद्ध जो राम का अभियान है उसमें समस्त जीव जगत को शामिल कर, और ये एक खास, इस अर्थ में हम देखें तो तुलसी से बड़ा इको फ्रेंडली कोई था ही। तुलसी को अपने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण की बड़ी चिंता थी और उसके उपयोग के बारे में भी वो निरंतर सोचते। समन्वय न सिर्फ सांस्कृतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, न सिर्फ राजनीतिक स्तर पर, बल्कि तुलसी ने राम के चरित्र का भी समन्वय। राम का चरित्र बहुत इकहरा नहीं, राम का चरित्र बहुत संश्लिष्ट, बहुत जटिल। कृष्ण की तरह राम के अभिप्राय और आशय बहुत स्पष्ट नहीं। कृष्ण बहुत क्लियर है अपने विजन कि उन्हें क्या करना है, वहां उन्हें कोई संशय भी नहीं। लेकिन राम का चरित्र इतना जटिल और संश्लिष्ट है कि अगर हम उसके एक एक आयाम को उठाएं और उसका विश्लेषण और अनुशीलन करें तो हमें राम के चरित्र को कई खंडों में बांट। वैसे तो उत्तर रामचरित में भवभूति कहते हैं, स्नेहं दया च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुच्यतो नास्ति में व्यथा। यह भवभूति है और इस श्लोक में राम के पूरे चरित्र को वो समेट, लेकिन वो जिस राम की चर्चा कर रहे हैं वह राम चरित्र से चेतना बनता। अब मैं रामभद्र जी की भी बात करूं, क्योंकि एक ऐसा राम जो प्रीति दया, अपने समस्त दुख, यहां तक कि जगत जननी जानकी का भी परित्याग कर सकता और उसे कोई दुख नहीं व्यापता, उसे कोई व्यथा नहीं व्यापती है। यह कोई चरित्र नहीं है, यह तो परम पुरुष है, मुक्त पुरुष है, प्योर बीइंग है, प्योर कॉन्शसनेस। सांख्य दर्शन को अगर हम देखें तो प्रकृति और पुरुष की परिकल्पना है। तो राम जब परम पुरुष हो जाते हैं, मुक्त पुरुष हो जाते हैं, जब वो परम चैतन्य हो जाते हैं तो वो चरित्र नहीं, क्योंकि उन्हें कोई दुख ही नहीं जाता। वो राम किसी मोह पास में फंसा हुआ राम नहीं। आराधनाय लोकस्य मुच्यतो नास्ति में, वहां राम शुद्ध सत्व है, लेकिन वह राम
वृक्षों से, लताओं से, भ्रमरों से, पक्षियों से, हवाओं से अपनी प्रियतमा सीता का पता पूछा। बेचैन, व्याकुल, बिलख रहा, रो रहा, वह राम मेरा, आपका, उसमें हमारा भी प्रतिबिंब, वह चरित्र, क्योंकि वह बद्ध पुरुष, स्वर्ण मृग के पीछे भागने वाला राम एक राजा राम, वह उसका राजधर्म और स्वर्ण मृग के प्रति सीता की उत्कृष्ट आकर्षण, वहां सीता प्रकृति बंधन है। तो राम को हमें इन दो रूपों में देखना, बद्ध पुरुष, मुक्त, और जो चैतन्य हो जाता है वो तो चरित्र से पर हो। चरित्र तो मनोशारीरिक ही हो, मनोदैहिक ही हो। चरित्र में तो हमारा देह, हमारी देह, हमारा मन ही था, लेकिन चैतन्य में, चैतन्य तो इसके पार और परे। राम संकटग्रस्त भी, संशयग्रस्त भी, राम को निराशा भी हो, हताशा भी हो, राम को पछतावा भी हो, और राम, अगर हम सप्तक के कवि नरेश मेहता के संशय की एक रात का जिक्र करें, जो एक राम काव्य, उसमें जो लेखक का अपना मौलिक है, उस प्रसंग से उस उदाहरण को मैं जोड़कर आपको बताना चाहता हूँ कि उस पुस्तक का महत्व क्या है और उसमें ऐसी कौन सी खास बात है। जैसे उन्होंने लिखा है कि किसी भी महाकवि की पहचान, उसकी भावुकता की पहचान इस बात से होती है कि हर पाठक उसको तदन रूप महसूस करता है। मतलब कभी महाकवि ने जैसा महसूस किया वैसा ही दूसरे पाठक ने महसूस किया, दूसरे लेखक ने किया, और फिर उस लेखक के द्वारा लिखित रचना को उस पाठक ने महसूस किया। और इसी को नाट्य शास्त्र में हम साधारणीकरण भी कहते हैं। ऐसा ऐसा जय कुमार मिश्र जी ने एक उदाहरण की चर्चा की, और भी नारी विमर्शगत जो निबंध आए हैं उसमें भी यह प्रसंग आया कि उन खूबियों को, उन गुणों को अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से जहां जहां इन्होंने प्रकाश फेंका है, उसमें जो रोशनी बिखेरी है वो एक बेहतर निबंधकार की पता देता है। और मुझे नहीं पता कि पौराणिक निबंधकारों में कुबेरनाथ राय की चर्चा होती है। उन्हें बहुत सारे लिखा तो विद्यानिवास मिश्र और जयप्रभा द्विवेदी ने भी है, मगर रामाश्रित निबंध लिखने वाले भी जो सबसे बड़े निबंधकार हुए हैं वो कुबेरनाथ राय हैं, और उन पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए। अभी कई रिसर्च वे भारतवर्ष में आए हैं इधर राम कथा से उपन्यासों, राम काव्य पर तो बहुत काम हुआ है, लेकिन राम काव्य से संबंधित कथाएं लिखी गई हैं उस पर आज रिसर्च हो रहे हैं। और राम कथा आश्रित निबंधों पर अभी काम नहीं हुए। इस पर कोई व्यक्ति जब काम करेगा कि हिंदी के राम कथाश्रित निबंधों का अनुशीलन, तो उसमें इन निबंधों की भी चर्चा हो। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण था। तीसरा जो बात रामभद्र जी ने कही थी, चरित्र और चेतना। नाट्य शास्त्र में पात्र शब्द आता, पात्र का अर्थ बर्तन होता, और बर्तन का धर्म
बहने वाली चीजों को समेट कर रखना होता है। इसमें जितने भी चरित्रों की चर्चा हुई है या जिनकी चर्चा नहीं भी हुई है, वो चरित्र जिन विचारों और भावों को जीता है। हालांकि नाट्यशास्त्र में सबको रस की संज्ञा दी गई है। आप चाहे जिसकी विचार और धारा में जी रहे हैं, उसको किसी न किसी रस के साथ जोड़कर देखा गया। तो बर्तन जैसे बहने वाली चीजों को समेट कर रखता है, वैसे जितनी विचारधाराएं जिसको वो चरित्र संवहन कर रहा है, उस रूप में उसको देखा गया है। और उसका जो पाठक वर्ग है, उसका जो श्रोता वर्ग है, उसके जिन गुणों या जिन विचारों से वो प्रभावित होता है, यह उसकी चेतना का अंश हो जाता है। वैसे चेतनता जबकि न पढ़ा लिखा आदमी भी चेतनशील होता है। वो तो पौधों में भी कहता है कि चेतनशीलता का गुण है, वह भी निर्जीव नहीं है, वह भी सजीव ही। लेकिन हम जब उसको अपने क्रिया रूप में या अपने व्यक्तित्व का अंश बना लेते हैं, तब हमारी वो चेतना का अंश होता है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक वह हमारी विद्या का अंश हो सकता है, हमारी चेतनता का भाग नहीं। और एक और शब्द का सर ने उपयोग किया था, विवेक। विवेक का एक ही काम है, ज्ञान से, काव्य से, अनुभव से, अध्ययन से, परंपरा बोध या व्युत्पत्ति बोध से जितनी चीजें आपने अर्जित की हैं, उस आधार पर जब करने और न करने का विभेद आपके अंदर विकसित होता है, वह विवेक कहलाता है। और इसमें केवल अध्ययन भी शामिल नहीं, इसमें आपका पूरा जीवन अनुभव शामिल है, आपके अंदर की तमाम क्रिया प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। और वो साथ का एक नाटक है कामना, उसका एक पात्र ही है जिसका नाम विवेक। और समूचे नाटक का जो फलाफल होता है, वह विवेक के माध्यम से प्रदर्शित होता है। और उसमें यही बात कही गई है मूल रूप से, यह करणीय है, यह करना चाहिए, यह ना करना। देश का तो वहां भी शामिल, भारत के प्रसंग में, हमारे आपके परिवार के संबंध में, इंस्टीट्यूशन के संबंध में, घर के संबंध में अलग अलग निर्णय हो सकते हैं, मगर वहां तो सर्वमान्य हो सकता है, तो सर्व स्वीकृत हो सकता है। उस तरह का निर्णय जब करने की क्षमता आपके भीतर आती है, उसे हम विवेक कहते हैं। और जो हमारी अध्यक्षा पूनम सिन्हा जी ने जो साहित्य की समीक्षीय प्रणाली है, उसके अंतर्गत उन सभी निबंधों पर अपनी ओर से उसके जो मूलभूत मार्मिक या वैचारिक प्रसंग थे, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और प्रारंभ में जी ने भी सब प्रसंग से महत्वपूर्ण प्रसंग है, उस पर किया। मेरी नजर में इसमें 3-4 जो निबंध हैं, जो आज के प्रसंग से उसको फल मिलता है या आज भी के प्रसंग में स्वीकार्य है, क्योंकि राम बनना इतना आसान नहीं है, चाहे उस पर आप जितनी गोष्ठियां कर लें। राम जैसा मनुष्य होना आसान नहीं। राम के कुछ गुणों को हम अपने में अपना सकते हैं, सीता के कुछ गुणों को अपना सकते हैं। तो परिवार और परिवार के प्रसंग में भी और स्त्री दिवस के प्रसंग में 3-4 निबंध हैं। ये महत्वपूर्ण निबंध है आज के प्रसंग के, क्योंकि आज औपचारिक दृष्टि से सदन में भी आज में 33% आरक्षण का मामला अगर चल रहा है, तो इसमें भी अस्मिता की बात हो रही है। तो उस दृष्टि से भी यह निबंध देखा जाएगा, उस दृष्टि से भी इसका मूल्यांकन और विवेचन होगा। और तो सबसे भाषा भाषा निबंध के प्रसंग में एक बात यह भी है कि कई निबंध हैं वो विषयगत होते हैं और कई निबंध होते हैं जो विषयीगत। तो जो विषयगत निबंध है उसमें विषय का महत्व नहीं होता है, विषय में जो प्रस्तुति है, जो लेखक की चीज होती है, वो महत्वपूर्ण होता है। तो जहाँ कवि को, महाकवि को, तुलसी को इन्होंने कम कोट किया है, अपनी बातें जहाँ ज्यादा कही हैं, वो मूल्यांकन के स्तर पर ज्यादा सराहनीय निबंध हैं। और
कई वक्ता हैं, तो स्वयं भी समय का अभाव है, देर से भी मैं आया हूँ, इसलिए अब बहुत आप लोगों को तंग बिना किए हुए अपनी बात यही स्थगित करता हूँ। को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिस वक्ता को बुलाने जा रहा हूँ, उन्होंने तुलसी, रामचरितमानस, वाल्मीकि सबको अपने साहित्य में समेटा है। माँ पर जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, जो लिखते हैं, सरी सागर पर्वत कहूँ या धरती आकाश, माँ की आभा में बसे अनिल अनल बातास। जो बंजारे का जीवन जीते हैं और सबको बंजारा करते हैं। अरे यहाँ तो सब बंजारे, कहाँ किसी का नील है। जो लिखते हैं कि कब कपी हुई शकुंतला, शरद हुआ दुष्यंत, अंक समेटे उर्वशी, फूहै हुआ बसंत। रंगों का मेला सजा, कौद गया बातास, उठी तितलियां झूमकर, मुस्काया मधुमास। और माँ के प्रति इनका समर्पण, कब सोती कब जगती अम्मा पता नहीं चल पाता है, उसके हिस्से का सचमुच क्या जीवन में पल आता है। ऐसे रचनाकार, ऐसे साहित्य से भी साहित्य को समर्पित है जिनका जीवन डॉक्टर संजय पंकज को मैं आमंत्रित करता हूँ। और इस रचना में जिनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो लेखक ने भी लिखा है, आइए हम सुनते हैं डॉक्टर संजय पंकज। आपके और प्रसन्न करने वाला जो बुलावट संबोधन था अभी डॉक्टर रामभद्र जी का, इसके लिए बहुत बहुत हृदय साधुवाद। क्योंकि किसी भी रचनाकार के लिए वह पल सबसे ज्यादा अभिभूत करने वाला होता है जब कोई उसकी रचना का उल्लेख करते हुए उसकी प्रशंसा करे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आज का यह समृद्ध मंच, जिस मंच पर इस सारस्वत आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं जाने माने कथाकार, प्रखर चिंतक श्री राजेंद्र सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित हैं अंग्रेजी और हिंदी के तेजस्वी विद्वान। बोलते हैं तो अंग्रेजी साहित्य से लेकर संस्कृत वाङ्मय और हिंदी की भी धारा, और उसी में बीच बीच में जैसा रामभद्र जी प्रश्न खड़ा कर रहे थे, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर, चरित्र भी, बुद्धि भी, विवेक भी, सब कुछ जिनके संबोधन में समाहित रहता है। ऐसे बड़े भाई डॉक्टर देवव्रत अकेला जी, जिन्होंने इस पुस्तक लोकार्पण और शब्द अभिनंदन आत्मीय उत्सव के अवसर पर बीज वक्तव्य के रूप में पुस्तक की विशद चर्चा की। जाने माने यशस्वी सुकंठ गीतकार, आलोचक और स्पष्ट वक्ता, लेकिन पूरी प्रबुद्धता के साथ भाषा पर सवारी करते हुए बोलने वाले डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी, हिंदी की विदुषी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में लगातार जिस तरह के सेमिनार किए, महत्वपूर्ण विषय को केंद्र में रखकर वह अपने आप में एक इतिहास है, एक समृद्ध परंपरा की शुरुआत की है। कई कई कृतियों की चर्चित रचनाकार और जिन्होंने बहुत ही सहजता के साथ विमल जी की इस कृतिमानस में चरित्र और चेतना की एक निबंध को थोड़ा थोड़ा खोलकर आपके सामने रखा। ऐसे आदरणीय डॉक्टर पूनम सिन्हा जी, विषय दर्शन कहा, लेकिन कवि गीतकार की हैसियत से और निरंतर पढ़ते हुए अंग्रेजी हिंदी के साहित्य को और रखते हुए गीत गजल अपनी पहचान बनाने वाले कुमार राहुल जी अभी अभी थे, फिलहाल नहीं है। ऐसे प्राचार्य, हिंदी के शोधपूर्ण विशिष्ट दृष्टि से संपन्न डॉक्टर त्रिविक्रम नारायण सिंह, और सामने बैठे हुए आप सब, जिसमें आदरणीय डॉक्टर श्री नारायण सिंह जी हैं, भूपेंद्र बाबू हैं, दिलीप द्वय जी हैं, द्विवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी हैं,
वर्मा जी हैं, राम बाबू जी हैं, जो भी शेष विशेष लोग बचे हुए हैं, और खिसके सभी बारी बारी प्रारंभिक काल में तमाम कुर्सियां भरी हुई थी। लगा कि आज तुलसी और राम पर विशेष चर्चा होगी, लेकिन तुलसी और राम को और उनके चरित्र को अपने चरित्र में आत्मसात करके ध्यानस्थ होकर बैठकर रहना और सुनना भी एक कठिन योग है, और उस योग को सब लोग संभव कर पाए यह संभव नहीं है। लेकिन लगातार अपनी व्यस्तताओं के बावजूद आते जाते, लेकिन बीच बीच में जब कुर्सी पर होते हैं रामभद्र जी तो उनकी बुद्धि जागृत होती है, और मंच पर जब आ जाते हैं तो भाषा विवेक के साथ वे कभी चरित्र और चरित्र की बात करते हैं, कभी बुद्धि और विवेक की बात करते हैं, लेकिन बातबाजी करते हैं। प्रश्नाकुलता न हो, बहुत सारे प्रश्न न खड़े किए जाएं, आपके भीतर जिज्ञासा न हो, तो इसका अर्थ है कि मनोयोग से और ध्यान से चीजों के साथ आप इन्वॉल्व नहीं हो, संदर्भ से कहीं न कहीं कटे हुए और अपना बोलने के कहीं और न जाया जाए। नीलम जी हैं, विमल जी की प्रेरणा डॉक्टर आशा कुमारी जी हैं, बहुत अच्छी अनुप्रिया संचालन कर रही है, और बीच बीच में जो टिप्पणी कर रही है, इतनी लाजवाब टिप्पणी कर रही है, मुझे लगता है कि हम सोच रहे थे कि हम लोग बीच बीच में क्या बोलें, सारा किस्सा समाचारी कहानी है, मुझको दरिया दे देना, दरिया का पानी, सारा वैभव, सारा रस, सारा सुख, सारी उपादेयता आप लोगों ने स्पष्ट की। जब बोल रहे थे भूपेंद्र बाबू तो मुझे लगा क्या जोरदार तैयारी है, और यह संवाद लंबा होना चाहिए। यद्यपि हमारे पास अवकाश नहीं, हम भागते भागते सब कुछ सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। विमल जी ने सबके भागम भाग के बीच, सबकी आपाधापी और व्यस्तताओं के बीच छोटे छोटे निबंधों में जीवनोपयोगी जिस तरह और प्रेरक जिस तरह का निबंध संग्रहित किया है, 16 निबंध है, और 16 का मूल्यांकन निकाला डॉक्टर विजय शंकर मिश्र जी ने, और बताया कि यह साफ कैसे होता है। आज इसी जनपद के, इसी क्षेत्र के कलम के जादूगर श्री राम वृक्ष बेनीपुरी की आज पुण्य तिथि, उनका भी पुण्य स्मरण दिवस। आज ही भादो मास का समापन होता हुआ आज ही पूर्णिमा है, यह 7 तारीख कई मायने में विशिष्ट है, और विमल जी इसी पूर्णिमा के दिन, इसी साप के समाहार में, इसी साप के ताल पर 16 निबंधों का संग्रह मानस में चरित्र और चेतना लेकर प्रस्तुत हुए हैं, और अपनी एक छोटी सी भूमिका में अपने प्राकथन में जिस तरह से उन्होंने प्रारंभिक दिनों की बात की, साहित्य के प्रति अपनी जिज्ञासा की बात की, वह कि नहीं बल्कि साहित्यकारों के प्रति एक सम्मान भाव है। विमल जी छात्र जीवन में फिल्में खूब देखते थे, बाद के दिनों में भी देखते थे। हम लोग बहुत सारी फिल्मों को समझ भी नहीं पाते थे, जहाँ प्रतीकात्मक संदर्भ होता था, लेकिन विमल जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी, प्रतिभाशाली थे, या अकेले भी फिल्म देखकर आते थे तो हम लोगों को पूरी कहानी हूबहू सुनाते, इसलिए फिल्म देखने का पूरा आनंद आता। यह खूबी होना इसका अर्थ है, हमने गुलशन नंदा हो, प्रेमचंद हो, पुष्पा कांत हो, विमल जी ने एक दौर में, और वह दौर हमको लगता है कि मैट्रिकुलेशन इंटर वही दौर रहा होगा, इन्होंने खूब उपन्यास पढ़े। रामचरितमानस हो सकता है कि पारिवारिक संस्कार के वशीभूत होकर रामचरितमानस के लिए जब मास पारायण और प्रवाह करने के लिए जब इन्हें प्रेरित किया गया होगा, विमर्श किया गया होगा, तब इन्होंने रामचरितमानस से अपने आप को जोड़ा। उससे भी ज्यादा है कि यह जो जनपद है, यह जो क्षेत्र है, यहाँ केवल जनक की ही चेतना नहीं है, यहाँ केवल सीता का ही आशीष नहीं है, राम के आगमन का भी एक ऐसा परिचायक यह क्षेत्र है जो लगता है पूरे स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ इसी रास्ते से राम गए होंगे। यह जगत जननी की प्राकट्य स्थली है, और विजय राजा का जन्म, विजय जनक का यह जनपद हुआ करता था। इसलिए कहीं न कहीं से अपने पूर्वजों के साथ जो हम जुड़ाव की प्रक्रिया में आते हैं, उस प्रक्रिया से प्रेरित होकर हम मानस की भी बात करते हैं, राम कथा की भी बात करते हैं, और यहाँ
चाहे अतरी के लोग हों, तिलक ताजपुर के लोग हों, सैदपुर के लोग हों, मोरसंड के लोग हों, गईघट के लोग हों, या द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। यद्यपि ये घोर वामपंथी, लेकिन घोर वामपंथी भी रामचरितमानस है, जबकि इनके वामपंथी मित्र जहां कहीं रामचरितमानस की बात होती है, जहां राष्ट्र शब्द घोषित किया जाता है, उद्घोषित किया जाता है, जहां भक्ति की बात होती है, जहां सीता की बात होती है, एक शोधार्थी ने जब सीता पर काम करने की जिज्ञासा प्रस्तुत की तो प्रगतिशील लेखक संघ की एक पदाधिकारी ने साफ कहा कि क्या ये लीक पीट रही हो, सीता पर भी कोई काम होता है क्या? अनामिका पर काम करो, इस पर काम करो, उस पर काम करो। उसने कहा कि सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी इच्छा है कि सीता पर नई दृष्टि से शोध कार्य किया जाए। उन्होंने स्वीकारा नहीं। वो वामपंथ प्रगतिशील लेखक संघ की पदाधिकारी, जानी मानी कवयित्री और कथाकार, उन्होंने स्वीकारा नहीं, लेकिन एक दूसरे जनवादी ने ही, रवि जी ने उसे स्वीकृत करते हुए उसे अपने अधीन रखकर शोध का कार्य संपन्न कराया। तो ऐसा भी दृष्टिकोण है। जबकि रूस का एक विद्वान जो प्रेमचंद साहित्य का भी ज्ञाता था, जो हिंदी के प्रति बहुत समर्पित होकर काम करता था और हिंदी के साहित्यकारों को खुली दृष्टि से पढ़ता था, उदारता के साथ पढ़ता, निराला पर उसने काम किया। उसने तुलसीदास को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया। वाराणसी को रूस का वह जब कहता है, दुनिया के सामने कहता है कि वे केवल मानवतावादी ही नहीं, बहुत प्रगतिशील कवि है तुलसीदास, तब हठात लोगों को विश्वास होता है कि नहीं, हमारा आत्मा बोल रहा है, हमारा प्रगतिशील मंच का लेखक बोल रहा है। तब लगा कि बाबा वाक्य प्रमाणम, इसकी बात में भी क्या है। लेकिन उससे पहले हमारी भारतीयता, हमारे पूर्वज कहते आए, पहले ही किसी ने कहा कि काव्य बीजम सनातन। काव्य का जितना प्रकार है, आज कविता में, साहित्य में जो कुछ भी कहा जा रहा है, वह सब कुछ रामचरितमानस में कहा है। जब तुलसीदास पर लिखना चाह रहे थे, लिखने के लिए जब भी बैठते थे महाप्राण निराला, तो उनके भीतर दुनियाएं खड़ी हो जाती, द्वंद्व खड़ा हो जाता। एक बार उनके तमाम शिष्य और समकालीन भक्त भी बैठे हुए थे और निराला कमरे में अपने आप को बंद करके लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और लग रहा था कि किसी की पिटाई हो रही और अपशब्द भी बोल रहे थे, गाली भी बोल रहे थे। हम लोगों को लगा कि निराला लगता है कि चित्तावस्था का दौरा पड़ा है, निराला कुछ उटपटांग हो गए हैं ज्यादा, ये क्या है। लेकिन कुछ एक घंटे के बाद जब भीतर से वापस लौटे तो पसीने से तर-बतर थे और तेजना से बिल्कुल हाँफ रहे थे, जैसे तनाव ग्रसित हो, भीतर से किसी से मल युद्ध करके द्वंद्वात्मक रूप में बाहर प्रकट हुए। सबने देखा और निराला बिल्कुल अपने आप में ही बोल रहे थे, स्वकथन हो रहा था। अब शब्द बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा, कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मौलिक वह हो नहीं पाता है, क्योंकि उससे पहले मैं जब गौर से देखता हूँ तो वह लिख चुका हूँ, वह तुलसी पर तो मैं क्या लिखूं, मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूँ तुलसीदास ने वो पहले ही लिख दिया। लेकिन करते 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 साथ अपने पूर्वज को शब्द अभिनंदन करने के लिए, समर्पित करने के लिए उन्होंने तुलसीदास प्रबंधात्मक कृति का सृजन किया और जिस छंद में उन्होंने रचना की उसी छंद का नाम तुलसी छंद है। जिस छंद को साध कर निराला पर आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने लंबी कविता लिखी और आज उस तुलसी छंद में लिखने वाले कई ऐसे साधक कवि हैं जो पटान ढंग से भी लेकिन प्रयास कर रहे हैं और तुलसी छंद समाकृत है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण, गंभीर और विशेष उदात्त कविता का छंद उसे मान लिया गया है। इसलिए उदात्त मान लिया गया है तो एक बड़ा कवि तुलसीदास पर उसी छंद में लिखता है, दूसरा बड़ा कवि महाप्राण निराला पर उसी छंद में लिखता है और अभी स्वामी विवेकानंद पर आनंद कुमार की कृति, प्रबंधात्मक कृति उसी छंद में है। तो वह छंद इतना आसान नहीं है। बात आगे मैं करना चाहता हूँ तो इटली का एक विद्वान, सबसे बड़ी बात है कि हम प्रामाणिक उसे मानते हैं ज्यादा जो दूसरे मंचों से कही जाती है, जो विदेश से लौटकर हमारे पास तक चीजें आती हैं। अब कोई फादर कामिल के
आता है तो वह शोध कार्य कर देता है, हिंदी के प्रति समर्पित हो जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा को ध्वस्त करने के लिए वर्षों मुकदमा झेलता है, मुकदमा करता है और संघर्ष करता है। वहां हिंदी का भी शोध पत्र प्रस्तुत होता था अंग्रेजी में। पहला राम संदर्भ प्रशोध ग्रंथ है और वह है फादर काबिल गुलके का, जो हिंदी में ही प्रस्तुत किया गया और लंबे संघर्ष और लंबे मुकदमे के बाद आज वे निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय को घुटने टेकने पड़े थे और विश्वविद्यालय को उसके लिए यह परंपरा खत्म करना पड़ा। तो बाहर वाला इसी तरह से इटली का एक विद्वान कैसोतरी हुआ, जिसने संसार के सामने जब यह कहा, पूरी प्रामाणिकता के साथ कहा। लोग कह रहे थे कि वाल्मीकि रामायण का पृष्ठपोषण है रामचरितमानस। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का उसने तुलनात्मक अध्ययन किया, शोध कार्य भी किया इटली के उस विद्वान ने, और उसने साबित किया कि नितांत मौलिक और विश्व का सबसे बड़ा काव्यात्मक ग्रंथ है तो वह तुलसीकृत रामचरितमानस है, और यह नितांत मौलिक है जिसने किसी का पृष्ठपोषण नहीं किया है, जबकि उससे पहले राम का पूरा संदर्भ वाल्मीकि के माध्यम से प्रस्तुत हो चुका। सबकी ख्वाहिश है कि खुद मुख्तार होना चाहिए, सबकी ख्वाहिश है कि खुद मुख्तार होना चाहिए। मैं समझता हूं कि सबको जिम्मेदार होना चाहिए। खुद को हम इंसान कहते हैं, हम में लाजमी और कुछ बेशक न हो किरदार होना चाहिए। राम एक किरदार है, राम एक चरित्र है, राम सनातन है। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जितना वैराग्य को समेटकर, जितने विषयों को समेटकर, वे सारे के सारे विषय व्यावहारिक भी है, बाह्य भी है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, आत्मा भी है और बाह्य भी है। केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्यतर प्राणी भी है। जीव जगत के जितने भी अस्तित्वधारी हैं सबको उन्होंने समाहित किया है। हम पर्यावरण की चिंता व्यक्त करते हैं, हम पर्यावरण पर जब सोचे तो हमें गोस्वामी तुलसीदास के पास पूरे मनोयोग से जाने की आवश्यकता है और देखना है कि राम के माध्यम से पर्यावरण से किस तरह से उसे संरक्षित करते हुए उन्होंने संवाद स्थापित करने का काम किया। तो राम एक ऐसी महायात्रा है, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप सांगठनिक क्षमता को देख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। आप विश्लेषण करते हुए मूल्यांकित कर सकते हैं कि नेतृत्व करता नेता और राजा में फर्क क्या है। लेकिन एक ही राम में नेतृत्व की भी अद्भुत क्षमता है कि उनके साथ अयोध्या की कोई सेना नहीं जाती है, कोई अयोध्या का नहीं होता है, लेकिन नेतृत्व क्षमता ऐसी कि उन्होंने उस समय के बड़े विजेता, बड़े प्रतापी रावण के अहंकार को चूर करते हुए सोने की लंका का पूरा ध्वंस कर दिया था। उनके साथ कोई नेतृत्व क्षमता। और जब वहां से वापस लौटते हैं तो एक राजा का धर्म कैसा होना चाहिए, राजा का गुण कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए। जब राज्याभिषेक किया जाता है तो एक राजा के प्रजा वत्सल राजा के रूप में राम अपने आप को स्थापित करते हैं। तो व्यक्तित्व, एक व्यक्तित्व जैसा कि राहुल जी ने भी कहा, बहुत संश्लिष्ट व्यक्तित्व, लेकिन खंडन नहीं। वो अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को, और चरित्र की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो मोटे तौर पर समझते हैं कि शब्द को देखिए तो चरित्र जीवनी है और चरित्र कैरेक्टर है, आचरण है। और तभी हम कहते हैं, चरित्रार्थ नहीं कहते हैं, चरितार्थ कहते हैं कि उन्होंने परंपरा और मर्यादा को पूरे शील के साथ सार्थक करते हुए अपने मानवीय गुणों को चरितार्थ किया। बंगला में चरित्र शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। किसी की कथा, अवान्तर कथा भी हो तो चरित्र के नाम से उसे उल्लेखित कर दिया जाता है। फिर आपने जब बुद्धि और विवेक की बात की तो उस पर आज मैं समझता हूँ कि विमल जी के इस निबंध संग्रह को पढ़ते हुए भी बहुत सारी चीजें हमें मिल जा सकती हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि डॉक्टर रामभद्र जी केवल मेजबान की भूमिका में ही नहीं होते,
मैंने हर मोर्चे पर इतनी सक्रियता, इतनी सजगता कि हाँ पूरी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ हम विषय विमर्श में भी, हम दायित्व के साथ हम तमाम कार्यों को सिलसिला भी दे रहे हैं। उनके संगिनी नीलम जी भी हैं, वो हमारे ही क्षेत्र से आती हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उस नाते बिल्कुल हम लोग पारिवारिक हैं वहाँ भी, और यहाँ तो आदिकाल से हम लोग पारिवारिक हैं। जब हमको लगता है कि आप ग्रंथि बंधन में न बंधे थे, उससे पहले से हम एक दूसरे को जान रहे हैं। विमल जी ने बहुत आसानी से, बहुत सहजता से और बहुत निष्कपटता से, बहुत सरलता से, सादगी से विषय पर चिंतन करते हुए छोटे छोटे वाक्य में, जबकि विमल जी ने यह किताब मुझे भेंट की है, यह मेरे लिए विस्मयकारी भी है, मेरे लिए अभिभूत करने वाला भी है, मेरे लिए चुनौती भी है, मेरे लिए प्रेरक भी है। जो मैं नहीं हूं उस रूप में किसी ने अगर देखा तो सामने चुनौती खड़ी हो जाती है। तो मुझे यात्रा को आगे बढ़ाना, मुझे साधना के पथ पर अपने को ले जाते हुए वह साबित करता है कि आपका विश्वास टूटे नहीं। आपके विश्वास की रक्षा करने के लिए भी मुझे और मजबूत कदम, अंगत पांव जमाते हुए सार्वभौम सत्य के पक्ष में निरंतर लिखते जाना है, रचते जाना है। विमल जी का आदर्श वाक्य होता है, सहज वाक्य होता है, सीधा वाक्य होता है, जबकि ठीक इसके विपरीत मैं सीधा वाक्य नहीं लिखता। आसान होना बड़ा कठिन है, कठिन होना बड़ा आसान है। कठिन बहुत आसानी से हुआ जा सकता है, लेकिन आसान होना बहुत कठिन है। यह बड़ी साधना है। और विमल जी अंग्रेजी साहित्य के अध्येता रहे हैं, साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, वर्मा जी, इन लोगों के डिपार्टमेंट में डेबिट क्रेडिट का हिसाब लगातार करते रहे हैं। लेकिन बैंक ने भी इन्हें राजभाषा अधिकारी के रूप में जब नियुक्त कर दिया, इन्हें समाप्त कर दिया, सम्मानित कर दिया, तब प्रेमचंद पर आयोजन करने लगे, तब साहित्य की बात करने लगे, तब अपनी पारिवारिक पत्रिका, बैंक की पत्रिका में लेख भी लिखने लगे। विमल जी ने बहुत लघु कथाएं भी लिखी हैं, शायद कविता भी लिखी होगी, लेकिन लघु कथाएं लिखी है, चिंतनपरक निबंध लिखे हैं, कुछ व्यंग्यात्मक निबंध भी हैं, मानस के चिंतन से अतिरिक्त भी उनके कई निबंध हैं। और आज जिस बज्जिका भाषा के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और बहुत बुलंदी से, लेकिन विमल जी के माध्यम से तब केवल ताजपुर नहीं का काम हुआ करता था, जो हुआ करता था जिस नाम से, उससे आप सब हम परिचित हैं। वह नाम अब बोलना भी बहुत उचित नहीं है, वह एक संबंधगत नाम हुआ करता था, लेकिन तिलक ताजपुर वालों ने उस संबंधगत नाम की तिलांजलि दे दी, और अब तो बड़ा ही अभिनंदनीय नाम है, तिलक ताजपुर नाम है, लेकिन हम उस नाम को जानते हैं। और विमल जी अपने उस घोर देहाती, घोर ग्रामीण इलाके से, ठेठ और खाटी ग्रामीण इलाके से आए थे, और हमारे विद्यालय में, उच्च विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक हुआ करते थे जो बहुत परिमार्जित हिंदी बोलते थे, अनुशासन प्रिय थे, बहुत कठोर प्रशासक थे और बहुत तेजस्वी थे। जिस भी विषय में उस दिन अगर शिक्षक उपस्थित होते थे तो वे जाकर उस विषय को संभाल लेते थे, और हर जगह उससे बहुत कठोर दंड भी उनका होता था, वो सब अपनी जगह। लेकिन विमल जी में एक जो चुलबुलापन, एक तेजस्विता और बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देने की जो इनकी प्रवृत्ति शुरू से ही रही है। जैसे कोई जा रहा है और प्रमाण से ढंग से जा रहा है तो उसे टोक देना, कोई अगर ज्यादा उठपटांग बोल रहा है तो उसे टोक देना। जबकि मैं इनके साथ जब भी होता था तो लगातार समझाता था, सब अपनी गति में है, सब अपनी मति में है, तो सबकी गति मति को कहाँ दुरुस्त करते जाइएगा। उसी में कोई भला आदमी होगा तो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन कहीं भी जात वाला आदमी होगा तो हम लोगों का सारा ज्ञान घुसा लेगा, सारा ज्ञान निकाल लेगा। जैसे इन्हीं के साथ मैं खड़ा था और कई मित्र थे, एक ने परिचय कराया, वो उस समय बेगूसराय की चलती वहां थी, कहा कि ये ऐसे ऐसे संजय पंकज जी है, तो उसने कहा अगर संजय पंकज जी हो तो क्या करेंगे, अब इस बात का क्या जवाब देना था। विमल जी प्रतिक्रिया में आए, मैंने कहा प्रतिक्रिया में आने की जरूरत है, आनंद लीजिए,
ये साहित्य का विषय है। इसे आनंदित होने का प्रसंग मान लीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया में आइएगा, बात आगे बढ़ेगी और बेगूसराय का हम लोगों को उस पद पर नहीं जाना है, इसलिए हम लोग मोड़ लेते हैं। संयोग से हमारे उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास कई भैंसे थी, उसका बच्चा भी था। तो विमल जी से कैसा आंटी बच्ची का शब्द। अब एक बार विमल जी उधर भैंस जा रही थी, अब भैंस नहीं बोल रही थी, हेडमास्टर साहब ने पूछा कैसी आवाज आ रही है? तो इन्होंने कहा भाई बोल रहा है। तो क्या बोल, कौन चीज बोल रहा है? तो भाई बोल रहा है। अरे भाई क्या मतलब भाई बोल रहा है? ओकरा साहब पौरू भी मिला। मास्टर साहब तो भाई के चक्कर में फंसे हुए थे कि भाई क्या होता है, और तब तक कि पौरू भी मार दिए। अब इसी बीच में भैंस का बच्चा प्रवेश कर गया उनके किचन में, ताकि जा सब कंतोड़ी फोड़ देगा। तो कहते कि कंतोड़ी क्या होता है? तो कहां से आए हो जी? तब तक लेकिन आज उसी भाई, उसी पौरू, उसी कंतरी को हम शब्द समृद्धि के रूप में समाप्त कर रहे हैं। यह लोक भाषा, लोक शब्द है और इसका समानांतर, इसका पर्यायवाची इतना व्यापक अर्थ ध्वनि देने वाला कोई आप परिमार्जित शब्द नहीं निकाल सकते हैं जो अर्थ भाई में है, पौरू में है, कंदौड़ी में है, मोही में है। इसी तरह से हम लोग बड़ा रोचक प्रसंग सब है, वो हमें प्रसंग साहित्य का हो सकता है, संस्मरण का हो सकता है। हम दोनों गए थे उत्तर प्रदेश गोरखपुर। अब गोरखपुर में जो गए थे तो एक बहुत बड़ी वकील साहिबा के हम लोग खाए, और उत्तर प्रदेश वाले तो कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। हम दोनों कमरे में अपने अपने ढंग से सोए हुए थे। इसी बीच में उस परिवार का छोटा सा बच्चा नन्हा नाती आया, हाँ बिछावन पर चढ़ने के क्रम में गिर गया तो रोने लगा। नानी दौड़ी आई, अब विमल जी को हम लोग तो भाई नानी संभाल कर जाएगी, और क्या हुआ? तो विमल जी को तुरंत प्रतिक्रिया देने कहा कि ये जो बात ऐसी हुई है ना, ये जो खाना है ना, पल पर जो खाना है, तो क्या हुआ है? ये खाना है, अरे क्या हुआ है? हाँ पहले देखिए, पलंग पर चढ़ने के क्रम में बच्चा गिर गया, इससे चोट लगी। तो अभी को लगा तिलक ताजपुर और कोटा मधुर के आसपास नहीं है, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में। अब इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन आज में सारे शब्द हमारी भाषा की समृद्धि के शब्द। लेकिन अगर नाम अच्छा है कि आप राजनीति कर रहे हैं कि सारे लोग मुंह चलाते रहेंगे, आते हुए हम देखेंगे। और तब मैंने आप बहुत बुद्धि वाले लोग और हमारे विवेक पर आप छोड़ ना करेंगे कि आप अपना विवेक कितनी देर तक संभाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो संदर्भ ही ऐसा होता है कि जिस संदर्भ तक आदमी पहुंचना जल्दी से जल्दी चाहता है। इसलिए बहुत सारी बातें विमल जी के सारे निबंधों पर हुई। तुलसी बाबा का भी जिक्र हुआ, राम का भी बहुत जिक्र हुआ। यह सच है कि आज राम की जो विश्वव्यापकता है, जो रामचरितमानस की विश्वव्यापकता है, रामचरितमानस से ज्यादा पढ़ा जाने वाला कोई संसार का दूसरा ग्रंथ नहीं। 150 से ज्यादा देशों में राम कथा विधिवत सुनाई जाती है, रामचरितमानस का पारायण किया जाता है, और पूरे संसार में 15 लाख से ज्यादा राम मंदिर हैं, और 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां नियमित रूप से रामलीलाएं। और जब विभिन्न माध्यमों से, संचार के विभिन्न माध्यमों से कोई राम कथा का प्रवाचक या राम कथा का विकृत विद्वान जब संवाद करता है तो उसे करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं। राम एक व्यापक है, राम एक सनातन है, और राम संदर्भ को, तुलसी के प्रसंग को समेटकर जो कुछ भी लिखा जाएगा अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सामाजिक भी है, सांस्कृतिक भी है, राष्ट्रीय भी है, वैश्विक भी है, मानवीय भी है, सांगठनिक भी है, और पूरी मानवीयता से भरा हुआ प्रगतिशीलता के साथ केवल भौतिक आध्यात्मिकता नहीं, संपूर्ण समग्र आध्यात्मिकता के साथ दीप्यमान है। तो राम एक ऐसा, हम इतिहास में न जाएं, हम विभिन्न कथात्मक संदर्भों में न जाएं, हम यथार्थ राम को देखें। कोई शब्द
ऐसे चरित्र होते हुए चरित्र का विस्तार करते करते एक शाश्वत सनातन हो जाता है। यह चरित्र से लेकर चरित्र की जो यह विराट यात्रा है वह राम के बचपन से लेकर राम के अंतिम क्षण तक समाधिस्थ होने तक, जलवे हो जाने तक राम को हम देख सकते हैं। और राम आज केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण संसार के लिए, सीता केवल भारतीय नारियों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व नारियों के लिए भी सीता से बड़ी कोई आदर्श नहीं हो सकती है। जिसने जीवन भर दुख झेला लेकिन जीवन से किसी कभी शिकायत नहीं की, पारिवारिकता को विखंडित करने का भाव उसके भीतर कभी नहीं आया और वह राम के साथ बिल्कुल सहधर्मिणी की तरह, संगिनी की तरह लगी रही और राम के हर सुख दुख संघर्ष की साक्षी बनी रही, राम की प्रेरणा बनी रही। और जब स्वाभिमान पर आंच आई तो वह धरती की बेटी धरती पर पछाड़ खाकर नहीं गिरती है, धरतीमय हो जाती है। जो धैर्य और सहिष्णुता की अकूत और अक्षय सत्ता होती है। इसलिए मैं मानस में चरित्र और चेतना इसके सारे शिक्षकों को देख लिया और विमल जी की यात्रा चलती रहेगी। मुझे लगता है कि किताब के आते आते तक विमल जी के फिर कई जीवन तैयार हो। विमल जी की दूसरी कृति भी मुझे लगता है कि 25 समाप्त होते होते 26 में दूसरी कृति भी आ जाएगी। विमल जी की यह साहित्य यात्रा चलती रहे, विमल जी इसी तरह से लिखते रहे, क्योंकि विमल जी भी साहित्य के एक मजबूत किरदार के रूप में, बल्कि कई बार तो मुझे ईर्ष्या भी होती है कि काश मेरे पास इतनी सहज भाषा होती, इतना संप्रेषित मैं कर सकता। और सच्ची बात है कि रामचरितमानस के संदर्भ में अगर कुछ मैं झटकंत जानता हूँ तो विमल जी के बारे में जानता हूँ। संपूर्ण प्रेमचंद का साहित्य नहीं पढ़ा, लेकिन प्रेमचंद के साहित्य पर अगर मैं बात कर सकता हूँ तो प्रेमचंद की कहानियों को, प्रेमचंद के मोटे मोटे उपन्यासों को भी कथानक रूप में समेट कर सुनते हुए विमल जी के माध्यम से मैं प्रेमचंद के सारे उपन्यास बहुत दायित्व से और बहुत इत्मीनान से मैंने इन बड़े रचनाकारों को नहीं पढ़ा हूँ, इस सत्य को स्वीकारता हूँ। और विमल जी भी पढ़ाते रहे हैं, अब ये लिखाड़ के रूप में हमारे सामने है। विमल जी को कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने विषय दिया, रात में सुझाया और देख रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त तक इनका लेख भर के कि महाराज अब सारी रात जागृत होकर शब्द शब्द रचते हुए एक पूरा का पूरा जो निबंध तैयार कर रहे हैं। तो विमल जी की स्मृति में रामचरितमानस है, विमल जी की चेतना में रामचरितमानस है, विमल जी के चरित्र में रामचरितमानस और तुलसी बाबा है। इसलिए यह यात्रा चरित्र से चरित्र तक चलती हुई लेखन की यात्रा को सार्थकता प्रदान करेंगे और आप लेखकीय समाज को आप अपने चित्रण से चरितार्थ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शब्द के लिए यात्रा चलती रहे, नहीं तो फिर से कभी कभी होता क्या है